Hey guys, welcome to my channel Theory Guru Professor RASPREET KAUR here. How are you all? Hope you all are fine and having a safe stay at your home. So today we are going to start with a new act, that is Sale of Goods Act 1930, right? तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम बात करें 1930, तो ये भी आपको पूरा का पूरा एक्ट पार्ट्स में मिलेगा. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 1. तो इस एक्ट के अंदर अगर हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो पहला चैप्टर आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, राइट. तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं. जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, ठीक है, वो किसके साथ डील करता है? सेल ऑफ गुड्स इन इंडिया. जो भी इंडिया के अंदर गुड्स सेल किए जाते हैं उसके साथ डील करता है. अर्लियर ये जो एक्ट था वो बेस्ड था इंग्लिश सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893. इस एक्ट के ऊपर बेस्ड ये एक्ट बनाया गया, राइट. और इससे पहले ये एक्ट कवर किया गया था. एक्ट नहीं कह सकते हम, ये टॉपिक कह सकते हैं. सेल ऑफ गुड्स का जो टॉपिक था वो पहले किसका पार्ट था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 7 के अंदर कवर किया गया था, राइट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अच्छा, इस एक्ट के बारे में अगर आपने सुना है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल ट्राई कि मैं इस एक्ट के ऊपर भी आपको जल्दी ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, राइट. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 7 का ये पार्ट था. बट लेटर ऑन क्या हुआ, इसी के बेस्ड नया एक्ट बनाया गया, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. इसके अंदर टोटल 66 सेक्शंस आर देयर और ये केम इनटू फोर्स कब हुआ? 1 जुलाई 1930. 1930 को ही केम इनटू फोर्स हुआ, लेकिन डेट याद रखनी है आपने, 1 जुलाई को, राइट. And it extends to whole of India except the state of Jammu and Kashmir. ठीक है. So this was the introduction of Sale of Goods Act 1930. तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? लाइक जब सेलर ट्रांसफर कर दे या एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस. जब हम प्राइस पे करके, मीन्स कुछ पे करके, लाइक मनी होती है जो हम पे करते हैं, राइट. तो प्राइस पे करके या तो सेलर हमें उसी टाइम ट्रांसफर कर दे या प्रॉमिस करे, एग्रीज टू ट्रांसफर, कि वो गुड्स की ऑनरशिप हमें ट्रांसफर करेगा, ठीक है. तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलते हैं. इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. पहली चीज तो उसके अंदर होती है सेल, या उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सेल. लाइक जैसे ही आप मार्केट में गए, आपने उनको बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपने उसके अगेंस्ट पैसे दे दिए और वो चीज़ आपको इमीडिएटली मिल गई, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सेल. दूसरी होती है एग्रीमेंट टू सेल, मीन्स कि उसको और क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेल. तो देखो, सेल की अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि जब आप मार्केट में गए तो आपने पैसे दिए और चीज़ इमीडिएटली आपको मिल गई. देखो लिखा है ना, इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, ठीक है. तो इमीडिएटली आपको मिल गई तो उसको हम कहते हैं सेल. तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है कि लाइक आप मार्केट में गए, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक चीज़ की डिमांड करी, लेकिन वो चीज़ उस टाइम अवेलेबल नहीं थी, तो दुकानदार ने बोला कि आपको ये कल प्रोवाइड कर दी जाएगी. तो ये क्या हुआ? एग्रीमेंट टू सेल, कि उसने आपको कहा कि उस चीज़ की जो ट्रांसफ़र है वो फ्यूचर डेट में होगा, या फिर हो सकता है कि फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, कि लाइक उसने कोई कंडीशन इम्पोज कर दी कि अगर ऐसा हुआ तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी. तो मतलब इसके अंदर इमीडिएट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, वो किसी फ्यूचर डेट पे आपको बोल रहा है कि आपको ये चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, या फिर ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है ऑनरशिप और उसका पोजेशन, ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता. क्लियर? तो ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग. उसके बाद हमारे पास आती है कि एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या एसेंशियल्स होती हैं? सबसे पहले है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड होना चाहिए. A contract of sale is just like any other contract made under Indian Contract Act 1872. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि क्या होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए 10 बातों का होना ज़रूरी होता है. 10 एसेंशियल्स आर देयर. तो कहते हैं उसी तरीके से अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करें तो अगर उस
को वैलिड बनाना है तो उसके अंदर भी वही 10 एसेंशियल्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसमें से कुछ मैंने अभी डिस्कस करी है, जैसे कि देखो जो ऑफर है वो वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ऑफर कोई कर रहा है आपको, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसने मन में सोच लिया और आपको उसको कम्युनिकेट ही नहीं करा, तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। उसी तरह से एक्सेप्टेंस भी वैलिड होनी चाहिए। लाइक आपने सोच लिया हाँ हाँ मुझे तो ये चीज मंजूर है, लेकिन आपने उसको कन्वे नहीं करा, तो ये भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, राइट। फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का। ऐसा नहीं है कि मेरे को मार के उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करवाया गया है और मेरी विलिंगनेस नहीं है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दोनों ही पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, राइट। वैलिड एंड लॉफुल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कभी भी कोई भी चीज हमें ऐसे ही नहीं मिलती, हमें कुछ ना कुछ उसके बदले में देना पड़ता है, राइट। तो अगर गुड्स वगैरह की बात करें तो उसमें कंसिडरेशन क्या होती है? ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। तो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। अब इसकी एक इंटरेस्टिंग से एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लाइक कोई बंदा आपको कोई चीज इसलिए दे रहा है और उसने कहा कि इसके बदले में तुझे उसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। या तुम्हें किसी का मर्डर करना पड़ेगा, तो ये भी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। तो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए, इलीगल या क्रिमिनल टाइप नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? लाइक कोई भी मेंटली रिटार्डेड पर्सन है, उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो तो लेटर ऑन उसकी बात का बिलीव नहीं किया जा सकता। या फिर किसी माइनर की बात करें तो अगर माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हो, लेटर ऑन माइनर वो चीज फुलफिल नहीं करता, तो आप माइनर के अगेंस्ट केस नहीं फाइल कर सकते। तो इसीलिए जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू द कॉन्ट्रैक्ट, और जिस पर्पस के लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एंटर होने का, वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो इसमें मैंने 6 डिस्कस करी है। अदरवाइज दीज आर 10 एसेंशियल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जैसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होना लाइक इट डिपेंड्स अपॉन द एसेंशियल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को भी अगर आप वैलिड बनाना चाहते हो तो उसके अंदर भी वो सारी एसेंशियल्स होनी चाहिए। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है टू पार्टीज। तो दूसरी एसेंशियल क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर 2 पर्सन्स होने चाहिए, मींस एक सेलर और दूसरा बायर, और ये दोनों अलग पर्सन्स होने चाहिए। कभी भी कोई पर्सन खुद की चीजें परचेज करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर 2 पार्टीज होनी चाहिए, सेलर अलग होना चाहिए, बायर अलग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ क्लब सप्लाइज फूड एंड ड्रिंक्स टू इट्स मेंबर एट फिक्स्ड प्राइस। अब जो क्लब्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? कुछ मेंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो खुद ही पैसे पूल करते हैं और एक क्लब क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्लब की मेंबरशिप फीस वो पे करते हैं और क्लब उसके अगेंस्ट उनको काफी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो ये मेंबर्स होते हैं वो अनडिवाइडेड ज्वाइंट ऑनर्स कहलाए जाएंगे उस क्लब के, ठीक है ना। तो वो उसके बायर नहीं होंगे। अगर क्लब कोई भी चीज उनको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, क्योंकि जो ऑनर्स हैं मींस कि जो वो मेंबर्स हैं वो दे आर द अनडिवाइडेड ज्वाइंट ऑनर्स। सो क्लियर है? तो इसी तरह से बायर और सेलर अलग अलग पर्सन्स होने चाहिए। क्लियर? लेकिन एज यू नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर चीज की एक्सेप्शंस होती है ना। तो इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मींस कब कब बायर और सेलर कुड बी द सेम पर्सन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहली चीज, वेयर अ पर्सन्स गुड्स आर सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर बाय लॉ। जब भी आपकी कोई चीज ऑर्डर बाय लॉ के तहत सेल हो रही है, लाइक आपने बैंक से लोन लिया था, आप लोन नहीं चुका पाए, तो आपकी जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी थी तो उसको सेल किया जा रहा है, तो वहां पे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद परचेज कर सकते हो। तो मींस जहां पे भी आपकी जो प्रॉपर्टी है या कोई भी गुड है ऑन द ऑर्डर बाय लॉ सेल किया जा रहा है, तो वहां पे आप खुद उसको परचेज कर सकते हो। क्लियर हो गया फर्स्ट? सेकेंड वन इज जहां पे पार्ट ऑनर
मीन्स कि कोई मान लेते हैं कि एक लैंड है, ठीक है, और उसके दो हिस्सेदार हैं, दो ब्रदर्स हैं, दो बोथ आर ब्रदर्स और दो हिस्सेदार हैं, तो एक ब्रदर दूसरे ब्रदर को अपना हिस्सा बेच सकता है ताकि जो दूसरा ब्रदर है वो उसका सोल ऑनर बन जाए, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है जहां पे सेलर और बायर कुड बी द सेम। तीसरा क्या है, पॉनर पॉनी का रिलेशनशिप आपको पता है? नहीं पता? तो जहां पे क्या होता है कि आप अपनी गुड्स को प्लेज करके, ठीक है, जहां पे आप किसी से पैसे ले लेते हो, पॉनर जो अपनी गुड्स को प्लेज करता है, पॉनी जिसके पास गुड्स को प्लेज किया जाता है। अब क्या हुआ कि आप उसका बिल, मनी या कोई भी चीज जो आपने पेमेंट करनी थी वो आप नहीं कर पाए, तो पॉनर क्या कर सकता है, पॉनर ने पेमेंट नहीं करी तो पॉनी क्या कर सकता है, पॉनी आपकी जो प्लेज्ड गुड्स हैं उनको बेच सकता है, ठीक है। और जब वो उनको बेचेगा तो पॉनर खुद अपनी ही गुड्स को उस टाइम पे परचेज कर सकता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज अ पार्टनर मे ऑल्सो बाय द गुड्स फ्रॉम द फर्म इन विच ही इज अ पार्टनर एंड वाइस वर्सा। अब पार्टनरशिप फर्म आपको क्लियर है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेपरेट पर्सन्स, मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म अलग मानी जाती है, पार्टनर्स अलग माने जाते हैं। तो इसीलिए इस केस में पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया इन केस ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन तो पता होगा, नीलामी, ठीक है। ऑक्शन के अंदर जब आपकी किसी चीज की ऑक्शन हो रही है, नीलामी हो रही है, तो आप उसको खुद परचेज कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, आपको अपना राइट रिजर्व करना पड़ेगा। पहले से आपको बताना पड़ेगा कि मुझे भी इसका पार्ट बनना है, ऑक्शन का पार्ट बनना है। तो अगर आप वो राइट रिजर्व कर लेते हो तब आप अपनी ही गुड्स को खुद परचेज कर सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है आपने कि विच आर द एक्सेप्शंस टू दिस एसेंशियल, दैट इज टू पार्टीज। नाउ थर्ड हमारे पास आता है एग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। देखो, जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं, चाहे उसके अंदर इमीडिएट ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या होगा, सेल, और अगर एग्रीमेंट टू ट्रांसफर हो रहा है तो वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। समझ रहे हो ना दोनों बातों में फर्क, ठीक है। जब इमीडिएट ट्रांसफर है तो उसको हम सेल का नाम देते हैं, जब किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगा वो, तो उसको हम एग्रीमेंट टू सेल का नाम देते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही केसेस में ऑनरशिप ऑफ द गुड्स तो ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी। There should be immediate transfer or an agreement to transfer the general property in goods sold or agreed to be sold. It is essential to transfer the general property in the goods with or without physical possession of the goods. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑनरशिप, एक होता है पोजेशन। क्या क्या होता है? ऑनरशिप, पोजेशन। चाहे मैं सेल की बात करूं, चाहे मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, दोनों ही केसेस में ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो ही जाती है। लेकिन अगर मैं पोजेशन की बात करूं, पोजेशन मतलब आपके हाथ में गुड्स आना, तो पोजेशन की बात करूं तो सेल में इमीडिएट पोजेशन होता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएट पोजेशन नहीं होता। इमीडिएट पोजेशन सिर्फ सेल में होता है, राइट। और एग्रीमेंट टू सेल में पोजेशन आपको किसी फ्यूचर डेट पे मिलता है या ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस। तो इस पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं कि ऑनरशिप तो ट्रांसफर आपको करनी ही पड़ती है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। पोजेशन चाहे आप अभी कर दो तो वो सेल बन जाएगी, अगर आप पोजेशन किसी फ्यूचर डेट पे दोगे बायर को तो वो एग्रीमेंट टू सेल बन जाएगा। क्लियर? फिर हमारे पास आ जाता है फोर्थ पॉइंट, गुड्स। अब इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपने, हाँ बहुत ध्यान से सुनना है आपने। गुड्स के अंदर क्या बात करेंगे हम? देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो सब्जेक्ट मैटर है, मींस कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्वियसली किसी गुड के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक कोई चीज हम परचेज कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का? गुड्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, गुड्स मीन्स every kind of movable property other than actionable claims and money. मनी को छोड़ के, एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स की कैटेगरी में आती है। और क्या क्या इंक्लूड करा इन्होंने? स्टॉक एंड शेयर्स भी गुड्स होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड होती है,
grass, trees, and things attached to or forming part of the land which are agreed to sword it before sale or under contract of sale. तो देखो ध्यान से कि अब आप बोलोगे कि मैम ग्रोइंग क्रॉप तो जमीन के साथ जुड़ी होती है, ग्रास जमीन के साथ जुड़ी होती है, ट्रीज भी लैंड के साथ जुड़े होते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कैसे आ सकते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या लिखा है, कोई भी चीज जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है अगर वो सेल से पहले पहले डिटैच करके बेची जा सकती है तो उसको गुड्स कहेंगे, ठीक है? इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ट्रीज वर सोल्ड सो दैट दे वर टू बी कट आउट एंड सेपरेटेड फ्रॉम लैंड एंड टेकन अवे बाय द बायर। अगर ट्रीज को हम बेच रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, वो जगह थोड़ी बेच रहे हैं हम पूरी, हम ट्रीज को डिटैच करेंगे लैंड से और उन ट्रीज को हम बायर को बेच देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉज फॉर सेल ऑफ ट्रीज एज मूवेबल गुड्स, क्योंकि हम जब किसी भी चीज को लैंड से डिटैच करके उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको हम मूवेबल गुड्स के अंदर ही कंसिडर करेंगे। तो क्लियर हुई ये बात? वेरी राइट। अभी आपको डाउट्स हैं इसमें, आई नो कि एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, मनी क्यों इसका पार्ट नहीं है, तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? जस्ट वेट। तो अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, मनी, actionable claims and immovable property are excluded from the definition of goods। पहले तो आप याद कर लो, गुड्स की डेफिनेशन से 3 चीजें एक्सक्लूडेड है, कौन कौन सी? मनी, एक्शनेबल क्लेम्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मनी की। देखो कोई भी चीज जब हम परचेज करते हैं तो उसके बदले में हम क्या पे करते हैं? मनी पे करते हैं। तो मनी इटसेल्फ कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ सेल। क्लियर? तो हम मनी को ही सेल का सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, राइट? तो इसलिए मनी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। दूसरा हमारे पास आ जाता है एक्शनेबल क्लेम्स। अब कोई भी चीज विच इज इन्फोर्सेबल टू लॉ, विच इज इन्फोर्स्ड बाय अ लीगल एक्शन और अ सूट, जिसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, वो गुड्स का पार्ट नहीं बन सकता। कंफ्यूज्ड? आगे देखो, शायद आपने ये चीजें सुनी होंगी, बिल ऑफ एक्सचेंज सुना है, प्रोमिसरी नोट सुना है। अगर नहीं भी सुना तो टेंशन मत लो, आगे हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो उसके अंदर ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट होते क्या है? ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होते हैं, राइट? और ये इन्फोर्सेबल टू लॉ होते हैं कि अगर इस पेपर्स के अगेंस्ट आप पेमेंट नहीं ना करते तो वो उस पेपर के बेस पे हम केस कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल टू लॉ होते हैं। तो इस तरह की जितनी भी ये चीजें हैं विच आर इन्फोर्सेबल टू लॉ, ठीक है, जिनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है, वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आते। अभी तक के लिए आप इतना ही याद रखो। और ये जो चीजें हैं प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये मैं आपको कवर करवाऊंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। क्लियर है? तो थर्ड हमारे पास आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जो प्रॉपर्टी मूव ही नहीं करी जा सकती एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो वो इस एक्ट के अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर कवर नहीं होती, वो डिफरेंट एक्ट के अंदर कवर होती है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। क्लियर? नाउ सो फिफ्थ एंड द लास्ट एसेंशियल इज प्राइस। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है? कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन टर्म्स ऑफ मनी, और कंसिडरेशन होनी भी किस टर्म्स में चाहिए? मनी की टर्म्स में। जहां पे आपने कंसिडरेशन नहीं पे करी वो ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कवर नहीं होती। सो दीज आर द बेसिक 5 एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो होपफुली यहां तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई विल सॉल्व इट आउट। तो इसके अलावा फर्दर जो टॉपिक है दैट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट 2 ऑफ दिस एक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।